एक नई बात, एक नई सोच और एक नए मौजू के साथ आपका खुशामदीद करते हैं आपकी अपनी चैनल जेकेज़ उर्दू क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की शानदार वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराह करम सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएँ, जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्ता आ पहुँचेगी। दोस्तों, सबसे पहले हम आज की बात पर जानते हैं। आज की खूबसूरत बात क्या है? आज की खूबसूरत बात है, कामयाबी हासिल करने के लिए आपको अकेले आगे बढ़ना पड़ता है। लोग आपका साथ तब देते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब आप कामयाबी के लिए जद्दोजहद कर रहे हो, जब आप कामयाबी के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, इस चीज़ में आपका साथ कोई देने वाला नहीं होता है। इस चीज़ के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, अकेले मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। जब आप अकेले में मेहनत के लिए स्ट्रगल करोगे, कामयाबी के लिए स्ट्रगल करोगे, जद्दोजहद करोगे, लेकिन जब एक बार आप कामयाब हो जाओगे तो पूरी दुनिया आपके साथ आ जाएगी, क्योंकि कामयाब होने के बाद आप एक कामयाब शख्सियत बन जाते हो। तो कामयाबी की इस स्ट्रगल में, कामयाबी के इस सफ़र में आपका साथ कोई देने वाला नहीं होता है। कामयाबी के स्ट्रगल में आपको अकेले में मेहनत करनी पड़ती है, अकेले में कोशिश करनी पड़ती हैं, अकेले में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जितने भी मुश्किलात, जितनी भी रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों का सामना आपको अकेले में करना पड़ता है। ये थी आज की बेहतरीन बात। अब जाते हैं आज के मौजू पर। आज का जो बेहतरीन मौजू क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आज का जो बेहतरीन मौजू है, आज के बेहतरीन मौजू में हम जमात 10वीं के लिए जो 10th के स्टूडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर बोर्ड के, उनके लिए हम आज मॉडल पेपर शेयर करने वाले हैं कि उनका उर्दू में पेपर कैसे आता है, और इस चीज़ के बारे में अगर उनको मालूमात होगी, कल को वो एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम एक क्वेश्चन देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह आता है, पेपर किस तरह आता है वहाँ पे, और किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जाते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सवाल नंबर 1 जो होता है आपके पेपर का, वो होता है मंदरजा झील गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़ने के बाद आखिर पर खाली जगहों को, दी गई खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पूर्ण कीजिए। इसके 5 मार्क्स होते हैं। मतलब आपका एक गैर दरसी पैराग्राफ आता है। गैर दरसी से क्या मुराद है? गैर दरसी से मुराद आपकी किताब में जो टॉपिक मौजूद नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है, ये आपकी किताब से बाहर होता है, आपकी किताब में ये मौजूद नहीं होता है। एक पैराग्राफ आता है, एक इक्तिबास आता है। इस इक्तिबास के आखिर में कुछ ऑब्जेक्टिव्स निकाले जाते हैं। जैसे यहाँ कहा जाता है खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। ये पैराग्राफ आपको पूरी तरह से पढ़ना होगा, समझना होगा। इसके बाद आपको इसमें से 5 सवाल निकाले जाएंगे, 5 ऑब्जेक्टिव्स निकाले जाएंगे, या 5 फिल इन द ब्लैंक्स निकाली जाएगी, जिनका आपको सिर्फ एक लफ्ज़ में जवाब देना पड़ता है। इसके आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 ये था। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये देखने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से होता है। दर्ज झेल शायरी इबारत को गौर से पढ़िए। आपकी किताब में से एक शायरी इबारत होती है, एक पैराग्राफ होता है, या 2 शेर होते हैं, चाहे गज़ल में से आते हैं, ये गज़ल में भी आते हैं, ये नज़म से भी आते हैं, कसीदा से भी आ सकते हैं, मरसिया से भी आ सकते हैं, रुबाई से भी आ सकते हैं, कित्ता से भी आ सकते हैं। जितने नज़म, गज़ल, कसीदा, मरसिया, रुबाई और कित्ता से, उनमें से कोई एक बंद, इतने जो आपका जो नज़म का हिस्सा है आपकी किताब का, कोई भी मौजू, किसी भी सिनफ से एक बंद या 2 शेर निकाले जाते हैं, और क्या कहते हैं, दर्ज झेल शायरी इबारत को गौर से पढ़िए और आखिर पर इससे मुताल्लिक दिए गए सवालात के जवाब चुन लीजिए। ऊपर का जो क्वेश्चन नंबर 1 जो था, उसमें आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं था, वो फिल इन द ब्लैंक्स थी, खाली जगह को आपको पूर्ण करना था, लेकिन पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, और वो पैराग्राफ आपकी किताब में मौजूद नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है, एक
शायरी बंद यहाँ पर लिखा जाता है, किसी भी नज़म से, किसी भी गज़ल से, मसनवी मरसिया से, कसीदा से, रुबाई से, किसी से भी कोई बंद निकाला जाता है और उस बंद से फिर 5 सवाल बनाए जाते हैं। इसी जो बंद आपके पेपर में मौजूद हैं, इसे 5 सवाल बनाए जाते हैं और हर सवाल के 5 जवाबात होते हैं। आपको क्या करना होता है, सही जवाब लिखना पड़ता है। इसके भी बराबर 5 मार्क्स आपको मिलते हैं। ये होता है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3 आप देखने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 होता है दर्ज झेल गैर दरसी इबारत, और ये वाला पोर्शन जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या होता है, ये भी गैर दरसी, यानी ये सवाल भी आपकी किताब से बिल्कुल बाहर होता है। आप अपनी किताब में अगर ढूंढने की कोशिश करोगे, ये क्वेश्चन आपकी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि गैर दरसी से कहा गया कि आपकी किताब से बाहर है और एक पैराग्राफ लिखा हुआ होता है। इस पैराग्राफ को भी गौर से पढ़ना पड़ता है और इसके आखिर में 5 सवालात दिए हुए होते हैं। इन 5 सवालों के आपने मुख्तसरन जवाब देने पड़ते हैं। हर सवाल, हर जवाब का आपको 1 मार्क्स मिलेगा और उसी हिसाब से लिखने की ज़रूरत है। आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एक सवाल है, इस सवाल के आप 1 पेज पर आंसर लिखोगे, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मुख्तसरन आपको जवाब लिखना है। जो कुछ आपसे सवाल में मांगा जाता है, जो कुछ आपसे क्वेश्चन मांगता है, आप वही आंसर में लिखिए। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आपकी यहाँ तक हमने पढ़ा। आप क्वेश्चन नंबर 1 में एक गैर दरसी है, क्वेश्चन नंबर 3 भी गैर दरसी है, लेकिन उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स निकाले गए हैं। इसमें से आपको सवाल आते हैं और इसके भी 5 मार्क्स होते हैं। 5 सवाल होते हैं, 5 सवाल के 5 मार्क्स आते हैं। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब ये क्या होता है, ये ग्रामर का हिस्सा होता है, इसे क़वाइद जिसे कहते हैं, ग्रामर का हिस्सा होता है। तो ग्रामर के हिस्से में क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है ग्रामर पोर्शन से। क्या होता है, कुछ अल्फाज दिए हुए होते हैं, जैसे अजला है, सांप, खिदमत, चील, रियाया। ये कुछ अल्फाज होते हैं। इन अल्फाज को क्या करना पड़ता है, इसके आगे इबारत लिखी हुई होती है, एक लाइन लिखी है। इसमें क्या लिखा है, जुमले को इस तरह से इस्तेमाल करें कि वाहिद या जमा होना वाजिया हो जाए, या ये होता है, या इसी तरह ये भी लिखा होता है, जुमले को इस तरह इस्तेमाल करें कि मुज़क्कर या मोनस होना वाजिया हो जाए। ये दो, या तो आपको मुज़क्कर या मोनस होना वाजिया करना है अपने जुमले में, जो जुमला आप बना रहे हो, या आपको ये वाजिया करना होगा कि लफ्ज़ वाहिद है कि जमा है। ये आपका जुमला बताएगा, जो आप जुमला किसी लफ्ज़ पर बनाओगे, जैसे अजला है, सांप है, खिदमत है, चील है, रियाया है। जो भी आप लफ्ज़ बनाओगे, उस लफ्ज़ को हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना होगा जुमले में। या तो आपको जाहिर करना है जुमले में वो मुज़क्कर है या मुनस, या आपको जाहिर करना पड़ेगा वो वाहिद है कि जमा, जिस तरह लफ्ज़ के आगे हिदायत दी गई होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 4 और इसके भी 5 मार्क्स होते हैं। इसका मतलब है यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, 4 क्वेश्चन पढ़े, वो चारों के चारों ऑब्जेक्टिव टाइप थे। 20 मार्क्स आपको सिर्फ मुख्तसरन मिल जाते हैं आसानी से, अगर आप करने की इच्छा रखते हो। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके ग्रामर में से कोई भी हरूफ आ सकते हैं। यहाँ लिखा है, ये ज़रूरी नहीं कि हरूफ ही आ जाएंगे। यहाँ लिखा है दर्ज झेल हरूफ की तारीफ कीजिए और मिसालें भी दीजिए। आपको हरूफ ही नहीं होंगे, वहाँ कुछ भी आ सकता है आपके ग्रामर पोर्शन में। आपके ग्रामर पोर्शन में आपको फ़ैल का बयान पूरी तरह से मालूम होना चाहिए, हर्फ का बयान पूरी तरह से मालूम होना चाहिए, मुरक्कब का बयान पूरी तरह से, मुरक्कब नाक़िस की अक़साम आपको पूरी तरह से वाक़फ़ियत होनी चाहिए, तरकीब नहवी, सिफत का बयान, ये ग्रामर पोर्शन है। इस ग्रामर पोर्शन पर आपकी पूरी नज़र होनी चाहिए, तब जाके आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। इस तरह से आपके 4 मार्क्स आते हैं। यहाँ से ग्रामर के एतबार से आपको 2 यहाँ पर सवाल डालेंगे जाएंगे। उन 2 सवालों में से आपको दोनों के दोनों करने होंगे। हर सवाल के 2 मार्क्स होते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल इसी तरह से होता है, ग्रामर पोर्शन से ही आता है। कहते हैं हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। आपको क्या आपके हर सवाल का, इस क्वेश्चन नंबर 6 का अलग अलग पार्ट होता है और हर पार्ट ग्रामर पर इसकी बुनियाद होती है और हर सवाल के 4 मुमकिन जवाब होते हैं।
आपको सही जवाब पर टिक करना होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। आपके सामने क्या, आपके सामने अगर एक जुमला लिखा है, जैसे इसमें लिखा है रशीद पढ़ते पढ़ते आया, ये जुमला है। इस जुमले से सवाल पैदा होता है, इस जुमले में रशीद क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इस जुमले में रशीद क्या है। आपके सामने मिसाल पे आपके सामने जवाब दिया गया है हाल है, जुल हाल है, फ़ैल है, या इनमें से कोई नहीं है। आपको इनमें से कोई एक चुनना होगा जो इस का सही जवाब होगा, यानी ग्रामर पोर्शन में से ऑब्जेक्टिव्स निकाले जाते हैं। आपको उन ऑब्जेक्टिव्स का आंसर देना पड़ेगा। इसके भी 5 मार्क्स होते हैं। आसान पेपर होता है आपका, सिर्फ आपको अपनी किताब पर नज़र होनी चाहिए। आपको अपनी किताब का मुताला करना पड़ता है और ग्रामर पोर्शन का मुताला करना पड़ता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी किताब में से कुछ मुहावरात आते हैं। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, दर्ज झील मुहावरात में से 2 के जुमले बनाइए। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने यहाँ पर 4 मुहावरात होते हैं। चारों में से आपको सिर्फ 2 इस्तेमाल करने हैं और आपको 2 मुहावरात के इस्तेमाल करने से 2 मार्क्स मिल जाते हैं। आसानी से आप कर पाओगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है, सवाल नंबर 8, मंदरजा झील में से किसी एक जुमले की तरकीब नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी बताइए। आपको एक जुमले की तरकीब नहवी करनी पड़ती है, जैसे कि हमने अपनी इस वीडियो सीरीज़ में आपको पढ़ाया भी है और आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा तरकीब नहवी किस हिसाब से करते हैं। और तरकीब नहवी एक जुमले की करनी होगी और उस जुमले का नाम भी लिखना पड़ता है जिस जुमले की आप तरकीब नहवी करते हो। ये इस चीज़ के बारे में आपको पूरी वाकफियत ऑलरेडी होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसके आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब जाते हैं हिस्सा जीम पर। तो हिस्सा जीम में क्या आता है? हिस्सा जीम में हमने सवालात के जवाब लिखने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है? दर्ज झील इसनाफ में से किसी एक सिने पर रोशनी डालिए। किसी एक सिने पर आपको रोशनी डालनी पड़ती है। जैसे ये नसर से बराबर पूरी नज़म तक एक क्वेश्चन होता है। आप गौर कीजिए, नावल ये नसरी सिनफ है, ड्रामा ये भी नसरी सिनफ है, मरसिया ये हिस्सा नज़म से लिया गया है और नज़म तो ऑलरेडी हिस्से नज़म का ही हिस्सा है। इसका मतलब ये है, अगर आप हिस्से नसर को पढ़ोगे तो पूरी तरह से पढ़ना, फिर अगर आप नज़म को यहाँ स्किप करोगे, मतलब अगर आप नसरी असनाफ को पढ़ोगे तो फिर जो हिस्से नज़म की जो असनाफ होती हैं, सिनफ़ें होती हैं, आप उनको छोड़ भी सकते हो। मगर अगर आप हिस्से नसर की तमाम असनाफ को गौर से पढ़ोगे, आपको पता होना चाहिए कि नसर पोर्शन में आप हर एक सवाल बआसानी कर सकते हो, तब ये मुमकिन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है, यह है मंदरजा झील में से किसी एक का खुलासा लिखिए। किसी एक सबक का खुलासा लिखिए। ऑलमोस्ट यही होता है। आसमान फूल और लहू आता है, खुशामद आता है, बोर के लड्डू आता है। इसके बगैर कुछ और भी आते हैं जिसमें आपकी निसाबी किताब का जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें आपको आसमान फूल और लहू, बोर के लड्डू, खुशामद और मिजाजदार लुटगी जो चैप्टर है आपका, वो भी ऑलमोस्ट आता है। यानी आपको ज़्यादातर आसमान फूल और लहू, खुशामद और मिजाजदार लुटगी और साथ ही इबरत पर भी नज़र रखनी है। ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इबरत, आसमान फूल और लहू, बोर के लड्डू और इसके बाद और मिजाजदार लुट गई। ये चैप्टर जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप ये पढ़ोगे तो इन 4 के खुलासा आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके भी 5 मार्क्स होते हैं। यहाँ पर इसे गलती हुई है, एडिट करना पड़ेगा यहाँ पर। इसके 5 मार्क्स होते हैं। और सवाल नंबर जो 11 होता है, सवाल नंबर 11 क्या होता है? सवाल नंबर 11 आपकी जो गज़लियात का जो पोर्शन है, उसमें से आपको 4 अशआर डाले जाते हैं, लेकिन हर शेर का और पार्ट होता है या आपको इसमें इन दोनों में से एक करना पड़ेगा और इन दोनों में से एक करना पड़ेगा। नहीं, बल्कि 6 पार्ट आते हैं इसके। 6 में से आपको 3 अशआर की तशरीह करनी पड़ेगी और साथ में शायर का हवाला भी देना पड़ेगा। ये है आपका सवाल नंबर 11 और ये भी
आपको जो अगर आपकी किताब में से जो शायरा हैं, पहले मतलब मीर तकी मीर, उसके बाद आतिश, उसके बाद गालिब, उसके बाद शाद, जो पहले 4 या 5 शायर हैं उनकी शायरी पर आपको पूरी तरह से नज़र रखनी होगी। ये ऑलमोस्ट उन्हीं के अशार आते हैं। उसके बाद आगे जाने की कोशिश करते हैं। ये था सवाल नंबर 11। अब जाते हैं सवाल नंबर 12 पर। सवाल नंबर 12 जो होता है, ये होता है दर्ज झेल सवालात की मुख्तसर जवाबात लिखिए। मतलब आपकी किताब में से जो नज़म पोर्शन है, नज़म पोर्शन में से कुछ सवालात निकाले जाते हैं, उन सवालात के आप जवाब दोगे यहाँ पर। जैसे रामचंद्र जी को देखकर मां क्यों रोने लगी, ये नज़म पोर्शन से सवालात हैं। ये भी नज़म पोर्शन से, ये भी नज़म पोर्शन से। इनके 6 मार्क्स होते हैं, इन 3 सवालात के 6 मार्क्स होते हैं। इस तरह ये क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ। मतलब नज़म पोर्शन पर भी हमें नज़र होनी चाहिए जो उनके सवालात होते हैं आखिर में। इसके बाद सवाल नंबर 13 जो है, मंदरजा झेल में से किसी एक की हालात ज़िंदगी पर नोट लिखिए। इसमें क्या होता है, इसमें भी यहाँ लिखिए आप प्रेमचंद, नूर शाह, मीर अमन दहलवी और जो गज़ल नज़म का हिस्सा भी है उनके नोट भी इसी में आ सकते हैं। या तो आपको हिस्से नज़म के तमाम नोट्स पढ़ोगे, या तो आप हिस्से नसर के तमाम नोट्स पढ़ोगे। दोनों जो चाहे किसी शायर या अदीब का, चाहे किसी सिनफ का, नसरी सिनफ या जो शायरी सिनफ है, दोनों में से कोई एक पोर्शन आपको बिल्कुल कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा। तब जाके इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी, क्योंकि इसमें और पार्ट आएगा नज़म से भी। यहाँ पर इसने सिर्फ नसर के ही डाले हैं, लेकिन नज़म के भी आते हैं। इसमें 4 नोट होते हैं, इसमें 2 नसर के होते हैं और 2 नज़म के होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर, इसमें भी आपके 5 मार्क्स आ जाते हैं। इसके बाद जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ज़रा देखते हैं। आपको एक खत लिखना पड़ेगा, या आपको एक दरख्वास्त लिखना पड़ेगा। खत लिखने की ज़रूरत होगी या दरख्वास्त लिखना होगा, दोनों में से कोई एक लिखना पड़ेगा। इसके आपको 6 मार्क्स आ जाते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 14। खत लिखने का तरीका, दरख्वास्त लिखने का तरीका आप बखूबी जान चुके हो, आप आराम से लिख सकते हो। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 6 मार्क्स आ जाते हैं। अगर उसूल से लिखा जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके मार्क्स बराबर आ सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इसके 8 मार्क्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत इसमें मार्क्स भी अच्छे हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक उन्वान पर आपको एक मजमून लिखने की ज़रूरत है, मगर मजमून 150 से 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। अब आपको क्या करना पड़ता है, मजमून का जो तरीका है, मजमून लिखने का तरीका अगर सही होगा और आप बखूबी मजमून बना सकते हो। यहाँ पर 4 टॉपिक होते हैं, इन 4 टॉपिक्स में से आपको देखना है आप किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा, किस चीज़ के बारे में आप वाकफियत रखते हो, किस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है, जो टॉपिक दिए हुए हैं। और उनमें से जिस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा इल्म होगा, ज़्यादा नॉलेज होगी, आप उसी पर एक तफसीलन मजमून लिख सकते हो। और मजमून लिखने का जो पैटर्न है, तरीका है, उसी हिसाब से अगर लिखोगे आपके मार्क्स बराबर आ जाते हैं, उर्दू में भी। इसके बाद आपका जो नसरी पोर्शन है, उसमें से कुछ सवालात आ जाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 16 और ये आपकी किताब का आखिरी सवाल होता है। आपको अपनी किताब में से 3 सवाल आते हैं, हिस्से नसर से आपको 3 सवाल आते हैं, और हर सवाल के कितने मार्क्स होते हैं, 2 मार्क्स होते हैं। मतलब कि आपको इन तीनों सवालों के जवाब लिखने पड़ेंगे और आपको बराबर 6 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से आपके 80 में से आपका पेपर होता है, आपको 80 में से 80 आ सकते हैं बराबर, इसमें कोई शक नहीं है। शर्त है कि अगर आप किताब का मुताला गहरी तरीके से करोगे, आप गहरा मुताला करोगे अपनी किताब का, तो ज़रूर आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये था आपका पेपर पैटर्न, आपका पेपर किस तरह से आता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे और इसके एक एक क्वेश्चन की तरतीब आप याद रखोगे, किस तरह क्वेश्चन आता है। फिर आपको कल जाके एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरा पेपर किस तरीके से आएगा। ये आपका मन व अन पैटर्न है जो आपको कल आने वाला है। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आज दीजिए अपने मेजबान को इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर, शुक्रिया।